नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने जनता से ई संपत्ति संयोजन का लाभ उठाने की अपील की। औरा शहर में आज कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पदाधिकारियों का चयन किया गया। कर्नाटक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का इच्छुक प्रियांक खड़गे। केएसआरटीसी ने शक्ति योजना के तहत मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बसों और कर्मचारियों का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने किया कांग्रेस और जेकेएनसी का सपोर्ट, भड़क उठे गृह मंत्री अमित शाह। वन नेशन वन इलेक्शन पर राज ठाकरे ने सरकार से पूछे कड़े सवाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने कहा है कि बीदर जिले की जनता को ई परिसंपत्ति संयोजन का लाभ उठाना चाहिए। 2006 से कृषि भूमि के पंजीकरण के लिए भूमि तंत्र आषाढ़ को पंजीकरण और स्टंप विभाग के कावेरी तंत्र आषाढ़ के साथ एकीकृत किया गया है और मोजिनी तंत्र आशा और कावेरी तंत्र आशा के लिए भूमि प्रपत्र 11 का सर्वेक्षण मानचित्र दिनांक 5 अक्टूबर 2016 से शामिल किया गया है और ग्राम पंचायत के तहत गैर कृषि संपत्तियों के दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए ई स्वतो तंत्र आशा को शामिल किया गया है। ऊपर उल्लेखित संपत्तियों के अलावा यानी शहरी क्षेत्रों में और गैर कृषि संपत्तियों से संबंधित ई संपत्ति रणनीति को पंजीकरण और स्टाम्प विभाग की कावेरी 2.0 रणनीति में विलय करने और व्यवहारिक रूप से रामनगर के तहत संपत्तियों के लिए तैयार की गई थी। कनकपुर स्थानीय निकाय और कावेरी 2.0 रणनीति दिनांक 29 जनवरी 2020 के बाद पंजीकरण सफल होगा। शहरी विकास विभाग बीदर जिले के सभी शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण के संबंध में ई संपत्ति रणनीति और कावेरी रणनीति को संयोजित करने पर सहमत हुआ है। इसके अलावा बीदर जिले में शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र के तहत अचल संपत्तियों के पंजीकरण के लिए सरकारी आदेश के माध्यम से कावेरी 2 रणनीति के लिए ई संपत्ति रणनीति को अनिवार्य बनाने के लिए जानकारी प्राप्त करने और इसे 23 से 9 से प्रभावी रूप से पंजीकृत कराने का आदेश दिया गया है। औरा शहर में आज गेस्ट हाउस परिसर में कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना द्वारा तालुका घटक अध्यक्ष स्वामी दास कैंपेनोर के नेतृत्व में औराद और कमलनगर तालुका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना गया। औराद तालुका गौरव अध्यक्ष वेंकटराव पाटिल, औराद तालुका अध्यक्ष येसप्पा सेंबेड़ी को चुना गया। उपाध्यक्ष रामण्णा लाधा, प्रधान कार्यदर्शी आनंद शेंबेड़ी, युवा घटका के अध्यक्ष शालिवान सूर्यवंशी को नियुक्त किया गया। जिला उपाध्यक्ष अंबादास पेडोर, शिवराज अमलापुर, जिला संयोजक जिला कार्यदर्शी जेम्स इस्लामपुर, जिला कार्यकारिणी सदस्य कमल हसन इनके नेतृत्व में औराद और कमलनगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पौड़ी रचना किया गया। इस अवसर पर कल्याण कर्नाटक का निर्माण सेना अध्यक्ष स्वामी दास कैंपेनर, गौरव अध्यक्ष वेंकटराव पाटिल, शालिवान सूर्यवंशी ने मीडिया से बात की। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक निर्माण सेನೆಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನಗೆ ತಾಲೂಕಾ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ್ ಸರರಿಗೆ, ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಶಾಪ್ದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು। ನನಗೂ ತುಂಬ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜೋಶನೂ ಇದೆ। ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಅಂಬೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನಮ್ಮ ಸರರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ। ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣೆ, ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ, ಇವತ್ತು ನನಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕದ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಶಾಪ್ಗಳಾಗಲಿ, ದುಕಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ತಾಲೂಕು ಕಮಲ್ನಗರ ತಾಲೂಕುಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲವ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇದ್ದೀವಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ
ಕನ್ನಡ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಲೆವಾರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಯೋಜನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि कर्नाटक विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में राज्य की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का इच्छुक है। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2024 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए खरगे ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लिए सीईओ को अनुसंधान, विकास और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह कृषि, खनन, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के एकीकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत की बात सुन रही है और जल्द ही राज्य के लिए एक व्यापक अंतरिक्ष नीति पेश करेगी जो निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। दक्षिण कन्नड़ में केएसआरटीसी ने शक्ति योजना के तहत बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बसों और कर्मचारियों को प्रस्ताव दिया है जो राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुनिश्चित करता है। केएसआरटीसी के अधिकारियों ने कहा कि जिले में मौजूदा मार्गों को बढ़ाने के लिए ये अतिरिक्त बसें आवश्यक है। केएसआरटीसी के मंगलुरु डिवीजन ने 88 बसें और 450 रनिंग स्टाफ की मांग की है, जबकि पुत्तूरू डिवीजन ने 90 बसें और 450 रनिंग स्टाफ की मांग की है। कर्नाटक राज्य गारंटी कार्यान्वयन प्राधिकरण की उपाध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ ने कहा कि वह परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी से मिलेंगी और उनसे दक्षिण कन्नड़ के लिए अतिरिक्त बसें आवंटित करने का अनुरोध करेंगे। धर्मस्थल धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े के साथ मेरी बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे कलबुर्गी, यादगिरी, कल्याण कर्नाटक जिलों सहित दूर दूर के स्थानों से महिलाएं शक्ति योजना के कारण मंदिर का दौरा कर रही है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने निराधार आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने डीसीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विजयनगर में एमयूडीए द्वारा आवंटित भूमि पर एक शारीरिक रूप से विकलांग दलित को घर बनाया था। केपीसीसी प्रवक्ता एम लक्ष्मण ने कहा मंगलवार को उक्त सदन के सामने पत्रकारों से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि कुमारस्वामी हिट एंड रन बयान देने के लिए लोकप्रिय है। अगर वह साबित कर देते हैं कि सिद्धरामैया ने दलित की जमीन छीनी है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, लेकिन अगर कुमारस्वामी इसे साबित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कुमारस्वामी को सिद्धरामैया के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए। अगर वह फर्जी दस्तावेज जारी करके झूठी जानकारी फैलाते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लक्ष्मण ने कहा यह जमीन कांग्रेस नेता राकेश पप्पन्ना की दादी सक्कम्मा की है। 1950 में पुटेगौड़ा ने सर्वे नंबर 70/4 में जमीन का बंटवारा करके अपने बच्चों चिक्कथम्मा और सक्कम्मा को दे दिया था और प्रत्येक को 30 कुंटा जमीन मिली थी। रुकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चुनाव के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है।
ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस हो सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों पर बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी हो सकती है, मगर तब जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सत्ता में वापस आ जाए। ख्वाजा ने कहा कि ये दोनों दल सत्ता में आ सकते हैं, ऐसे में उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 की वापसी हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक है और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। पीएम मोदी की कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कई राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं, तो वहीं कई दल इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। राज ठाकरे ने ये भी कहा है कि यदि केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव कराने को लेकर इतनी चिंतित है तो उसे पहले महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव कराने चाहिए। आइए जानते हैं कि राज ठाकरे ने इस मामले पर और क्या कुछ कहा है। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को कहा है कि अगर चुनाव को इतना महत्व दिया ही जा रहा है तो पहले नगर निकाय के चुनाव कराए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम, PMC सहित कई नगर निकायों के चुनाव लंबित पड़े हैं। ठाकरे ने कहा है कि कई नगर निकाय ऐसे हैं जो लगभग 4 साल से प्रशासकों के अधीन संचालित हो रहे हैं। मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उसे राज्यों के विचारों पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि कोई राज्य सरकार गिर जाए या विधानसभा भंग हो जाए या देश में मध्यावधि लोकसभा चुनाव हो जाए तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा। बिहार के नावदा की घटना पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मकानों को जलाए जाने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चिराग ने कहा कि यह दुखद घटना है, यह निंदनीय और शर्मनाक है। मैं राज्य सरकार के साथ संपर्क में हूँ। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ितों का पुनर्वास हो और घायलों का इलाज हो। नावदा के मांझी टोला में दबंगों ने 70 से 80 घरों को आग के हवाले कर दिया। आग ने पूरे गांव को अपनी चपेटे में ले लिया है। घटना के एक दिन बाद पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। नावदा के जिलाधिकारी DM आशुतोष कुमार वर्मा ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत मांझी टोला में बुधवार शाम को हुई इस घटना के बारे में कहा। जिला पुलिस ने घटना के सिलसिले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा पॉलिटिकल अपडेट सामने आया है। दरअसल राज्य में MVA और महायुति के अलावा एक तीसरा गठबंधन बनाने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि महायुति में भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की NCP शामिल है। वहीं MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, NCP शरद चंद्र पवार और शिवसेना UBT शामिल है। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र में तीसरे गठबंधन में किन नेताओं को साथ लाने की कवायद हो रही है। महाराष्ट्र में MVA और महायुति यह 2 गठबंधन पहले से ही है, लेकिन अब तीसरा गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है। इस गठबंधन में अमरावती के नेता विधायक बच्चू कडू, किसान नेता राजू शेट्टी और छत्रपति संभाजी महाराज अभी एक साथ आ रहे हैं। लेकिन इन तीनों नेताओं की कोशिश है कि मराठा नेता मनु चरांगे और प्रकाश आंबेडकर को भी इस गठबंधन में शामिल किया जाए। तीसरे गठबंधन का स्वरूप क्या होगा और कहां पर कैसा चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए पुणे में बैठक का भी आयोजन किया गया है। अगर प्रकाश आंबेडकर और मनोज चरांगे भी तीसरे गठबंधन में साथ आते हैं तो ये गठबंधन पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बड़ी ताकत बन सकता है। अगर यह अलायंस बनेगा तो इसका ज्यादा नुकसान MVA को हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष विरोधी वोट में बंटवारा होगा। दिल्ली के करोल बाग में स्थित बापा नगर के एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में बुधवार सुबह 5 मंजिला इमारत के ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 व्यक्ति घायल हो गए। इस इमारत में चप्पल का कारखाना और श्रमिकों के लिए आवास था।
पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बचाव कर्मियों को छोटी छोटी गलियों से होते हुए घटनास्थल पर पहुंचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू में दिक्कतों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि क्रेन जैसी भारी मशीनें घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी। बता दें कि इस मामले में फैक्ट्री मालिक की तरफ से बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग DFS के प्रमुख अतुल गर्ग ने सोशल मीडिया मंच X पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि घटनास्थल पर स्ट्रेचर भी नहीं ले जाया जा सका, इसलिए पीड़ितों को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा है। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 106 और 290 के तहत केस दर्ज किया गया है और मामले में जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना का मुख्य कारण इमारत में रिसाव होने का संदेह है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी। हालांकि दिल्ली नगर निगम MCD ने कहा कि मानसून से पहले सर्वेक्षण के दौरान इमारत को खतरनाक स्थिति में नहीं पाया गया था। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के चौंगी 6 मिशन द्वारा चंद्रमा के सुदूरवर्ती हिस्से से वापस लाए गए चंद्र नमूनों में पहले प्राप्त चंद्र नमूनों की तुलना में कुछ विशेषताएं नजर आ रही है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र में यह जानकारी दी गई है। चीन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चंद्रमा के सुदूरवर्ती हिस्से से प्राप्त नमूनों पर प्रकाशित अपने पहले शोध पत्र में कहा कि चौंगी 6 मिट्टी के नमूनों का घनत्व चंद्रमा के अन्य हिस्सों से प्राप्त नमूनों की तुलना में कम है। चांगी 6 नमूनों में प्लेजियोक्लेज की मात्रा चांगी 5 नमूनों की तुलना में काफी अधिक है, जबकि उनकी ओलिवाइन की मात्रा काफी कम है। प्लेजियोक्लेज पृथ्वी की पपड़ी में सबसे आम और प्रचुर खनिज समूह है। ओलिवाइन एक हरी चट्टान बनने वाला खनिज है जो मुख्य रूप से गहरे रंग की अग्रेय चट्टानों में पाया जाता है। अध्ययन से यह भी पता चला है कि चांगी 6 के पाषाण खंड के नमूने मुख्य रूप से बेसाल्ट, ब्रेक्सिया, एग्लूटिनेंट, ग्लोसेस और ग्लूकोक्रेट से बने हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब परमाणु हमले का खतरा और बढ़ गया है। दसन की सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन परमाणु जंग से बस कुछ ही कदम दूर खड़े हैं। रूस ने आर्कटिक सागर में परमाणु विस्फोट की पूरी तैयारी कर ली है। नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन नाटो की सीमा के करीब फ्लाइंग चेरनोबिल परीक्षण स्थल पर इसके सबूत भी मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार रूस परमाणु जंग से पहले आर्कटिक सागर में 1990 के बाद पहला परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। नाटो सीमा पर इसके लिए जरूरी रेडियोधर्मी स्पाइक की मौजूदगी का पता भी चला है। इसे यूक्रेन समेत नाटो और अमेरिका में खलबली मच गई है। क्रेमलिन ने भी इस बात का दावा किया है कि वह शीत युद्ध के बाद पहली बार परमाणु बमों का परीक्षण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीरों में रूस की तैयारी देखकर लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन आर्कटिक क्षेत्र में किसी भी क्षण परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। रूस के साथ लगने वाली नॉर्वे की सीमा पर भी रेडियोधर्मी स्पाइक के मजबूत निशान पाए गए हैं। रूसी अधिकारियों ने कहा कि अगर पुतिन की ओर से आदेश दिया गया तो आर्कटिक में तुरंत परमाणु परीक्षण शुरू किया जा सकता है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने जनता से संपत्ति संयोजन का लाभ उठाने की अपील की। और शहर में आज कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पदाधिकारियों का चयन किया गया। कर्नाटक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का इच्छुक प्रियांक खड़गे। KSRTC ने शक्ति योजना के तहत मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बसों और कर्मचारियों का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने किया कांग्रेस और JKNC का सपोर्ट, खड़क उठे गृह मंत्री अमित शाह। वन नेशन वन इलेक्शन पर राज ठाकरे ने सरकार से पूछे कड़े सवाल। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।